गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 17, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ नए और कुछ थोड़े से पुराने, वैसे मोस्टली टॉपिक आज नए हैं, आपके लिए लेके आया हूँ। गिने चुने से टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, लेकिन देखेंगे बहुत अच्छे से। पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, कोर्ट ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेल के बारे में कहा है। जो बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है ना, उसके बारे में कहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इजराइल और वेस्ट बैंक के बारे में कुछ लोकेशन वगैरह हम लोग पता करेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस कब होगा, नहीं होगा, सरकार यहाँ पे क्या लेके आ रही है प्रोग्राम, उसके बारे में जानेंगे। अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक है तो थोड़ा सा रिपीटेड है। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में कब सेंसस हुआ, कैसे सेंसस हुआ, क्या प्रोसेस होती है, कौन सा कानून होता है, वो सब हम लोग जानेंगे पॉपुलेशन सेंसस वाले टॉपिक में। तो दो टॉपिक आज पॉपुलेशन से है। आरबीआई और रुपी ट्रेड, तो आरबीआई कोशिश कर रही है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रुपी में हो रादर देन डॉलर, तो इसके लिए क्या आरबीआई ने स्टेप लिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यूरो डॉलर डील, मतलब एक्सचेंज रेट की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। यूरो भी जो कि करेंसी है यूरोप की, वो भी भैया डॉलर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक हो रही है, उसके बारे में जानेंगे कि कारण क्या है। क्या भैया यूरो रुपये तो कमजोर हो ही रहा था, यूरो भी कमजोर हो रहा है। फिर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं और एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं फ्रंट पेज में क्या है। तो फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज है वो ये आती है कि एनडीए ने, मतलब बीजेपी और उसकी जो अलायंस है, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मिस्टर धनखड़ जी को चुन लिया है। और धनखड़ जी जो है अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इनको इलेक्ट कर लिया गया है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से आते हैं। फिजिक्स में इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर ये जो इन्होंने लॉ किया। बहुत बड़े लॉयर भी हैं भैया, हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर बने। इन्होंने फिर इलेक्शन वगैरह लड़े 1989 के अंदर, और जनता दल की टिकट से लड़े थे। फिर बाद में जो है पार्लियामेंट्री अफेयर की कमेटी के मेंबर भी बने। तो सारी चीजें चलती रही अपने, इनका राजनीतिक जो करियर है वो बढ़ता रहा, और अभी ये वेस्ट बंगाल के हैं गवर्नर, और अभी होने वाले हैं इंडिया के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, इसमें और कुछ खास था नहीं। हाँ, अपने यहाँ बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक अपने पास आता है, हैस्टी अरेस्ट नियर इम्पॉसिबल बेल शो नीड ऑफ द ओवरहोल। तो ये सबसे पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम पहले लाइक बटन पे हिट करते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज भी वही है, रूटीन वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने 3 तारीख से अपना सेकंड बैच लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे अभी तक जिनके मन में डाउट था कोचिंग ले या ना लें, आई थिंक अभी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आप ले लें। अभी तो एडमिशन ओपन है, तो बहुत जल्दी बंद भी हो जाएंगे, और हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। पूरा सिलेबस आपको कवर कराते हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, टीचर के साथ आपको 1-to-1 सेक्शन भी जो है मेंटरिंग देखने को मिलता है, वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है, और बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अगर किसी को एडमिशन वगैरह लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे जाके आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, हैस्टी अरेस्ट नियर इम्पॉसिबल बेल शो नीड फॉर द ओवरहोल। देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, जुबेर के बारे में बेसिकली बात कर रहा है, जिसके ऊपर अभी अरेस्ट जिसको किया गया है वो जेल में है, और इनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर कर दी गई है ना। कोर्ट अगर एक एफआईआर में बेल देता है तो दूसरी एफआईआर में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया ना, नियर इम्पॉसिबल बेल शो नीड फॉर द ओवरहोल। मतलब अभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो बेल देने के कानून है हमारी कंट्री के अंदर, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि लोगों को फालतू में हरास ना किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऐसा सीजे कह रहे हैं रमन्ना जी। तो ये पूरा मामला क्या है, बेल वगैरह को लेकर थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बेल वो किसी जो जिसको अरेस्ट किया जाता है ना, उसका राइट होता है। और बेल भी कई तरह की होती है, बताऊंगा आपको बेल कितनी तरह की होती है। और ये जो बेल वाला कानून है, हम लोगों ने ब्रिटेन से एज इट इज लिया था, लेकिन अभी ब्रिटेन ने उसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं, तो इंडिया में भी आवाजें उठने लगी हैं कि भैया जब ब्रिटेन ने चेंज कर दिया तो हमें भी चेंज करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो अरेस्ट किया जाता है किसी भी आदमी को, वो नहीं किया जाना चाहिए। इट्स अ ड्रैकोनियन मेजर एंड इट शुड बी यूज स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब है बहुत कम यूज किया जाना चाहिए। जब कोई चारा नहीं बचता है तभी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी अ रूल, इट शुड बी एन एक्सेप्शन। क्योंकि हमारे आर्टिकल जो 21 है, जो राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात करता है, ये उसका वायलेशन होता है ना। सोच के देखे, किसी ने कोई ट्वीट किया मान लो, या फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला, उसने आराम से रात को बैठा होगा, 2 पैग लगा रखे होंगे, उसके मन में कुछ भी आया होगा, उसने कोई ट्वीट कर दिया है ना। अब वो ट्वीट जो है 2-4 लोगों को बुरा लग गया, तो आप उसको अरेस्ट थोड़ी ना कर लोगे।
उसको हथकड़ी पहना के उसके घर से जीप में बैठा के थाने में थोड़ी लेके जाओगे, ये बहुत हार्श मेजर होता है। तो इस तरह के एक्शन में कोर्ट ने कहा है कि इतना नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्शन, है ना, इट शुड नॉट बी अ रूल। तो पहली बात तो ये, अरेस्ट आर कैरिड आउट इन द वायलेशन द सेक्शन 41 और सेक्शन 41A है, ये हमारे यहाँ पे अरेस्ट की बात करते हैं। तो सेक्शन 41 क्या कहता है हमारे सीआरपीसी का, ये पुलिस को पावर देता है कि किसी भी इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 41, सेक्शन 41A क्या कहता है, ये प्रोसीजर के बारे में बात करता है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके पुलिस जो है अरेस्ट करती है और पुलिस के सामने किसी आदमी को अपीयर किया जाता है। तो ये दोनों सीआरपीसी के अंदर आते हैं, थोड़ा ध्यान देना आपने, है ना। मान लो किसी आदमी ने कोई रेप कर दिया और उसके जो है कोर्ट के अंदर एफआईआर, उसकी जो है थाने के अंदर एफआईआर हो गई, अब उसके लिए वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो विक्टिम, वो जो कल्प्रिट है वो भाग सकता है। तो उस केस में जो है उसके ऊपर सेक्शन 41 लगा के बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, ये थोड़ी बड़ी बात है। बेल इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी के तहत जो है बेल को किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बेल के बारे में कुछ खास है नहीं, लिखा नहीं हुआ है। और बेल जो है वो दो कैटेगरी के अंदर, दो ऑफेंस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। मतलब कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जहां पे आपको आसानी से बेल मिल सकती है, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जहां पे आसानी से बेल नहीं मिलती है। अब आप सोच रहे हो सर बेल होता क्या है, बेल के बारे में बहुत बात कर लिया। बेल देखिए क्या होता है, ये कंडीशनल रिलीज होता है ना, कि जब कोई आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको थाने से, स्टेशन से छोड़ दिया जाता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा के, है ना। कई बार उससे बॉन्ड भरवा लिया जाता है, कई बार जो है उससे पासपोर्ट ले लिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि भैया जब भी पुलिस तुम्हें बुलाएगी तुम्हें थाने में आना पड़ेगा अपने बयान दर्ज करवाने के लिए। तो बेल बेसिकली कंडीशनल रिलीज होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आते हैं दोबारा से। तो हमारा जो सेक्शन 436 है वो क्या कहता है, बेल एक राइट है, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर राइट होता है, लेकिन जो नॉन बेलेबल जो क्राइम होते हैं उसके अंदर राइट नहीं होता, नॉन बेलेबल के अंदर। हाँ, हालांकि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी कोर्ट बेल दे सकता है, लेकिन वो जो बंदा है, वो आदमी है, वो ये नहीं कह सकता कोर्ट को साहब मुझे बेल दो क्योंकि ये मेरा अधिकार है। नो भैया, तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम आपको दे रहे हैं आपके ऊपर मेहरबानी करके। वो किया जाता है सेक्शन 437 के तहत, राइट। कोर्ट आपको बेल दे सकता है लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है, लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर वो आपका अधिकार होता है, ठीक है। कोर्ट आस्क द सेंटर टू कंसीडर द इंट्रोड्यूस अ बेल एक्ट। तो कोर्ट ने सरकार को कहा है कि भैया ये बेल वेल हम लोगों ने बहुत खेल लिया, ये इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, तो आप क्या करो एक नया बेल एक्ट लेके आओ और जिसके तहत ये प्रोविजंस वगैरह जो है थोड़ा सा उसको बेटर तरीके से उसको लेके आओ। तो ये जो है उन्होंने बेसिकली कहा है, कोर्ट ने भी कहा है। तो बेल के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है बेल। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है बेल को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, बट स्टिल इट्स अ कंडीशनल रिलीज। और थोड़ा बहुत ही आपको जानना चाहिए। बेल जो है 3 तरह की होती है। एक रेगुलर बेल होती है जिसमें जो है कोर्ट किसी आदमी को जो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो सेक्शन 437, सेक्शन 439 सीआरपीसी का यूज करके उसको आराम से बेल दे सकता है कि भैया जाओ, ठीक है, लेकिन कल अगर थाने में बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। तो ये रेगुलर बेल होती है। एक होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल बेसिकली इट्स अ बेल ग्रांटेड फॉर द टेम्परेरी एंड द शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट, है ना। 2 दिन के लिए 3 दिन की आपको बेल दे दिया, जब तक आपकी जो है प्रोसीडिंग जो है कोर्ट के अंदर चल रही है, तो इसे जो है इंटरिम बेल बोलते हैं। एंटीसिपेटरी मतलब बेल का मतलब ये होता है कि उस बंदे को अरेस्ट करने से पहले ही उसको बेल दे दिया जाता है। जैसे अगर आप बात करें कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है, अगर मान लो उसके खिलाफ जो है वारंट इशू हो गया है, ठीक है, अब उसको भैया पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे, तो पुलिस वाले उससे पकड़ के लेके जाएं उससे पहले ही उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है ताकि वो अरेस्ट से बच सके, ठीक है। और ये सारे केसेस में नहीं होता है, ये कुछ कुछ केसेस में होता है, ठीक है। तो ये से बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। मजा आया पढ़ने में? अगर मजा आया तो लाइक करें। तो थोड़ा बहुत बेल के बारे में आपको पता होना चाहिए था। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना काफी है। अगर आप लॉ का पेपर दे रहे हो, क्लैट का पेपर दे रहे हो तो बात अलग है। इजराइल हिट्स गाजा मिलिट्री साइट आफ्टर द रॉकेट फायर। तो भैया इनका चलता ही रहता है यहाँ पे, राइट। तो ये देखिए गाजा है, गाजा के अंदर वहां का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है हमास। हालांकि ये बोलते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल ग्रुप हैं, लेकिन इजराइल और यूएसए कहता है कि नहीं नहीं ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो हमास और इजराइल की हमेशा से इशू होता ही रहता है। अभी थोड़े से पिछले साल भी जो है इनका लड़ाई हुआ था आपस में बहुत सारा, है ना, आयरन डोम वगैरह सब टॉपिक हम लोगों ने तब किया था। तो गाजा और ये वेस्ट बैंक, ठीक है। तो वेस्ट बैंक वैसे तो इजराइल का पार्ट है नहीं, लेकिन इजराइल वाले यहाँ पे जबरदस्ती सेटलमेंट बना लेते हैं
और बहुत सारे लोग इजराइल से यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं और फिर वो क्लेम करने लग जाते हैं कि हमारी लैंड है, जबकि ये पैलेस्टाइन के लिए ही दिया गया है। और यहाँ पे है जेरूसलम, जो कि पैलेस्टाइन और इजराइल की कॉमन कैपिटल होनी चाहिए। पैलेस्टाइन को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है और वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो है देखिए सीरिया है, और इधर आपका आ जाता है जॉर्डन, इधर आ जाता है आपका इजिप्ट, ठीक है। और ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए लोकेशन, गाजा, वेस्ट बैंक, ठीक है, इसे गोलन हाइट्स कहते हैं। ये जो है उन्होंने 1960s में जो वॉर हुआ था तब जो है सीरिया से इसको अनेक्स करके बेसिकली कब्जा कर लिया था। इधर आपका लेबनान आ जाता है, ये आपका आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। क्या आ जाता है? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है। मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। कौन सी कंट्री इनमें से ऐसी हैं जो कि मेडिटेरेनियन के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं? ये क्वेश्चन आपने बताना है, इसका आंसर नीचे जाके। कल मैं आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम लोग याद कर सकते हैं कि मेडिटेरेनियन कंट्री को किस तरह से याद किया जा सकता है, उसके आसपास की कंट्रीज को, ठीक है। और तब तक आप जो है इसका आंसर मुझे बताएं। गलत सही की चिंता मत किया करो यार, बता दिया करो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ टेकिंग प्लेस? तो अभी आपको पता ही है 11 तारीख को पॉपुलेशन डे था। पॉपुलेशन डे के में जो है पॉपुलेशन रिपोर्ट इशू की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसमें क्या क्या बोला गया है, क्या क्या नहीं बोला गया है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो देखो या 1804 और 2022 लगभग 200 साल से थोड़ा सा ऊपर है। 200 ईयर में हमारी पॉपुलेशन 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। सोच के देखो, 1804 में ओनली 1 बिलियन, भैया दुनिया में सिर्फ 100 करोड़ लोग हुआ करते थे, और आज इंडिया, पूरी दुनिया में जो है आज जो है 8 बिलियन 800 करोड़ लोग हैं, जिनमें से आप ये समझ लीजिए कि 140-145 के लगभग तो इंडिया में ही है, और इतने ही चाइना में है। तो 250 करोड़ तो हम ही लेके बैठे हुए हैं, है ना। और बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान को जोड़ लो तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो रिपोर्ट क्या कहती है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए रिपोर्ट ये कहती है कि भैया 2030 तक यानी कि आने वाले 8 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8.5 बिलियन डॉलर हो जाए, 8.5 बिलियन लोग हो जाएगी। मतलब 50 करोड़ लोग और ऐड हो जाएंगे अगले 8 सालों में। भैया काफी ज्यादा नहीं है ये। 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएंगे, 970 करोड़, और 10.4 जो है हो जाएंगे 2100 तक। 2100 के बाद हो सकता है पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। कहता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो 1950s में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अभी 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1% से नीचे आ गई है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन अभी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी पहले बढ़ रही थी, ऐसा इनका कहना है। और जितना भी इंक्रीज होने वाला है 2050 तक, इसमें से आधा इंक्रीज तो सिर्फ 8 ही कंट्री के अंदर होने वाला है। आधा इंक्रीज, मैं टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। कोंगो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड पब्लिक और रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। आधा इंक्रीज तो इन्हीं के अंदर होने वाला है। तो इंडिया भी भैया पूरा पार्टिसिपेट करने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा ये कहता है कि जो लोग 65 प्लस ईयर्स के होते हैं इनकी पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ने वाली है। 2022 के अंदर सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि 65 ईयर प्लस हैं, जबकि 2050 तक यही रेशो बढ़ के कितना हो जाएगा 16%। 16 लोग जो है वो 65 प्लस होंगे, ठीक है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 1972 में 2.3% हुआ करती थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, और अभी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई है। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टेबल हो सकती है और डिक्लाइन भी देखें 2064 के बाद तो इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन भी कर सकती है। 2100 के बाद तो डिक्लाइन करना ही करना है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट ने भी जो है कुछ बातें कही हैं कि इंडिया की जो यूथ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी आने वाले समय में, कम होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात किया है और 2064 का टारगेट इन्होंने रखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो सकती है। हमारी जो फर्टिलिटी रेट है भैया इस समय वो 2.0 हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ के, 1-2 स्टेट को और छोड़ के हमारी पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में है। वहां पे थोड़ा सा हम लोगों को काम करने की जरूरत है। तो ये बस यही था। कल जो हम लोगों ने 2 MCQs आपको दिए थे उसका आंसर आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे लोकसभा भी तो आता है ना, सिर्फ राज्यसभा थोड़े से काम थोड़ी चलेगा। In case of the bicameral legislature and the nominated member of the legislative assembly of Delhi and Puducherry are participated in action of the
प्रेसिडेंट। तो भैया इसमें नॉमिनेटेड मेंबर वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था वो कहता था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। नहीं भैया, ये होता है मतलब लोकसभा, ठीक है। लोकसभा यानी कि राज्यसभा के भी हो सकते हैं, बट या लोकसभा इज थिंग, मतलब उनका पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए इलेक्टेड होना, क्वालिफाई होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एज अ क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी ना ले रहे हो, इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो भैया आप गवर्नर भी हो और आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जब होती हैं तो आप कमर्शियल या फिर इस तरह की गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है कहता है विल आरबीआई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रूपी। तो इसको हम थोड़ा सा इधर से करेंगे। तो पहले आपको ये बताता चलो कि इंडिया में जो ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे, उसमें यूएसए नंबर 1 आता है, फिर चाइना। भैया चाइना बहुत बड़ा सेकंड पार्टनर हमारा, चाहे सरकार कुछ भी बोलती रहे, लेकिन चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। फिर यूएई आता है, सऊदी अरेबिया आता है, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे 10वें नंबर पे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो बात यह है कि रुपये की वैल्यू जो है लगातार नीचे जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। आप इनसे जो है डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। समस्या बहुत सारी हैं, क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया है बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को क्रूड ऑयल चाहिए भर भर के, है ना, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रशिया हम लोगों को डिस्काउंट में क्रूड ऑयल दे रहा है, डिस्काउंट में ले लो मुझसे, $25-30 कम दे रहा है पर बैरल, तो जो कि बहुत अच्छी डील है। लेकिन हम लोग रशिया से ले नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और कंट्री से डॉलर जो है उसको बचाने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व को इंटैक्ट करने के लिए आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए हैं, जिसकी से ये सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। देखिए होता क्या है ना, जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के लिए तो आपको डॉलर ही चुकाना पड़ता है, राइट, और एक्सपोर्ट से आपको डॉलर मिलता है, दोनों चीजें होती हैं। तो आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा, जैसे मान लो ये इंडिया है ना, इधर इंडिया है और इधर रशिया है। तो अगर हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं, हम लोग क्रूड ऑयल मंगवाया, तो हम क्या करेंगे, अभी डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम एक वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेंगे। इसे कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट बेसिकली कि ये एक तरह का, आप ये समझ लीजिए, कोरेस्पोंडेंट बैंक होता है। तो ये जो इंडिया वाला जो बैंक होता है और रशिया वाला जो बैंक होता है, वो बीच में एक इंटरमीडियरी होगा, जहां पे ये इसको कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट। ये लोग दोनों यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे, रशिया वाले भी और इंडिया वाले भी। अब ये जो पेमेंट होगा ना, वो वोस्त्रो अकाउंट से होगा। तो जैसे कोई भी सामान इंडिया अगर रशिया से मंगवाएगा, तो वोस्त्रो जो अरेंजमेंट है, अकाउंट है, इससे हम लोग जो है रशिया को पेमेंट कर देंगे, रुपये के अंदर पेमेंट करेंगे। अब मान लो रशिया को इंडिया से कुछ मंगाना है, तो इसी वोस्त्रो अकाउंट के अंदर जो रशिया ने पहले पैसा जमा करवाया था, है ना, मतलब इंडिया ने जो पैसा जमा करवाया था क्रूड ऑयल के लिए, इसी वोस्त्रो अकाउंट में से वही पैसा जो है रशिया को दे दिया जाएगा। और अगर रशिया ने इंडिया से कुछ मंगवाया है, तो वो वोस्त्रो अकाउंट से वही उसी में से पैसा इंडिया को दे दिया जाएगा। तो इन्होंने किस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया है, जिसे कहा जाता है वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। तो इसमें डॉलर के बीच में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। हाँ, समस्या ये है, अब कौन सी कंट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी वो बड़ी बात है। मान लो इंडिया रशिया तो कर भी सकता है आपस में, ये इनका चलता है। क्या इंडिया और बांग्लादेश ये करेंगे? क्या इंडिया श्रीलंका ये करेंगे? क्या इंडिया कोरिया ये करेंगे? क्योंकि जो कंट्री इंडिया के रुपये के अंदर बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, वही तो वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेगी ना, हर कोई तो ओपन नहीं कर सकता। तो आरबीआई ने तो ऑफर दे दिया है कि हम ये कर सकते हैं। अभी जिसका मन करे वो तो करो, जिसका मन नहीं करे तो वो ना करो। अब इसमें एक और बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे मान लो रशिया के साथ हम लोगों ने वोस्त्रो अकाउंट ओपन किया, ठीक है, इधर है रशिया। अब इस वोस्त्रो अकाउंट के में अंदर जो है ना, रशिया के पास खूब सारा रुपये इकट्ठा हो गया, खूब सारा रुपये इकट्ठा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्रूड ऑयल मंगवाया, रशिया को रुपये दिया। अब मान लो यहाँ पे जो है 1000 करोड़ रुपए वोस्त्रो अकाउंट के अंदर रशिया के पास इकट्ठा हो गए। अब ये 1000 करोड़ का वो करे तो क्या करे? तो वो क्या कर सकता है, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उसको भी परचेज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए उसको डॉलर नहीं देना पड़ेगा, राइट। और ये
क्योंकि गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल होते हैं, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इससे रशिया जो है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। करंट मैकेनिज्म क्या है, आप सबको पता है कि जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से तो उसको डॉलर में चुकाते हैं, नेपाल और भूटान को छोड़ के, क्योंकि नेपाल और डॉलर में, भूटान में इंडियन करेंसी चल जाती है, तो यहाँ पे आपको डॉलर की पेमेंट की जरूरत नहीं होती है, दूसरी कंट्री में रिक्वायरमेंट होती है। जब कोई दूसरी कंट्री हम लोगों से एक्सपोर्ट करती है तो हम लोगों को वो डॉलर में पेमेंट करती है। अब इस मान लो यहाँ पे कोई, मान लो मुकेश अंबानी है, अब मुकेश अंबानी ने अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, उसको वहां पे डॉलर मिल रहा है। अब इंडिया में डॉलर थोड़ी चलेगा, बाद में इसी डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में तो रुपये ही चलता है। तो ये सारी चीजें रहती है, खेल तो घुमा फिरा के थोड़ा सा। तो इसीलिए जो है आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं PYQs में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स करंट अकाउंट। ठीक है, 2014 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 4। तो स्क्रीन को पॉज करना है, स्टॉप करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आसान क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमी वाले टॉपिक्स और इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस कभी भी आसान नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे पता है, इतने समय से आप एनालिसिस देख रहे हो, अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाना है अपने को, और अपना रास्ता ये है, अपना रास्ता। ठीक है, तो पॉपुलेशन वगैरह के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया था, सारे का सारी चीजें। ये तो हम लोग आर्टिकल कर लिया है, आरबीआई वाला आर्टिकल हम लोगों ने कर लिया है, राइट। बेल वाला आर्टिकल हम लोगों ने कर लिया है। ये है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द यूरो डॉलर पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है जब कोई चीज इक्वल हो जाती है। पैरिटी भैया, डॉलर और यूरो अभी हो गया है बराबर। ठीक है, बराबर मतलब $1 के बदले में अभी आप 1 यूरो खरीद सकते हो। पहले यूरो स्ट्रॉन्ग हुआ करता था डॉलर के कंपैरिजन में, तो यूरो की जो वैल्यू है वो 20% से ज्यादा डाउन हो गई है। हम तो यहाँ रुपये के लिए चिल्ला रहे हैं, अरे रुपये की वैल्यू तो सिर्फ 4% डाउन हुई है, यूरो तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरा है, 20%, राइट। तो डॉलर के कंपैरिजन में बेसिकली दुनिया की सारी करेंसी गिर रही हैं इस समय, चाहे वो कोई भी करेंसी हो, चाहे वो यूरो भी क्यों ना हो, जापानीज येन भी गिर रहा है बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही है जो इंडिया में सेम रीजन है। रीजन वही है कि भैया जो फेडरल बैंक है यूएसए का, उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। इंटरेस्ट रेट को क्यों इंक्रीज किया है ये भी सोचने वाली बात है। उसके पीछे रीजन है इन्फ्लेशन। यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो इस समय 9% के लगभग चल रहा है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। और आपको ये पता है इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होता है मनी सप्लाई की वजह से। जब मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को रिड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वह सरकार को अपना पैसा देते हैं, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो इस समय यूएसए यही कर रहा है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए तो अभी अमेरिकन जो सिक्योरिटी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इसी वजह से डिमांड और सप्लाई के रूल को फॉलो करते हुए यूरो जो है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को निकाल के अमेरिका की सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है भैया। लेकिन इन्फ्लेशन तो यूरोप के अंदर भी है ना। वहां पे तो इन्फ्लेशन जो है, कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं यूरोप के अंदर जिनके अंदर इन्फ्लेशन 22% चल रहा है। उसके बावजूद भी यूरोप ने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं किया है। जिस दिन यूरोप के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो जाएगी उस दिन यूरो दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी वैसा नहीं कर रहे हैं। जापान की करेंसी भी जो है 20% से ज्यादा गिर गई है, लेकिन जापान भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं कर रहा है, वो भी अपनी मनी सप्लाई खूब बढ़ा रहा है। क्योंकि जापान को ऐसा लगता है अगर उसने मनी सप्लाई को कंट्रोल कर दिया तो उसकी कंट्री में डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम होगी तो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जापान को ऐसा लगता है, तो वो सारी चीजें कर रहा है। तो कहता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, होना जाना कुछ नहीं है। अगर यूएसए ने इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर में बढ़ाया तो यूरोप और यूरो जो है और ज्यादा वीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, राइट। वो थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन यूरो अगर वीक होता है तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडियंस को। तो जो इंडियन स्टूडेंट यूरोप के अंदर एजुकेशन पर्पज से जाते हैं या फिर जो लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो उनको बेनिफिट है, क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ेंगे। यूरो कमजोर हो गया है, राइट। लेकिन अगर यूरो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
वट तो ये हम लोगों ने कर लिया है। कोविड कर्व्स ऑफ बट द सेंसस स्टिल ऑन द स्लो बर्नर। बेसिकली क्या है ना, 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था और 2021 में ऑफिशियली हमारा सेंसस होना चाहिए था, क्योंकि हर 10 साल के बाद आपका सेंसस करवाया जाता है। लेकिन भैया बीच में आ गया कोविड, तो कोविड की वजह से वो सारा सिस्टम डिले हो गया। अभी चल रहा है 2022 और ऐसा सरकार की नीयत को देख के लगता नहीं कि 2023 या 2024 से पहले वो लोग कोविड वो करवाने वाले हैं सेंसस, क्योंकि 24 में तो इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन के चक्कर में जो है सरकार नहीं चाहती कोई कंट्रोवर्सी हो पॉपुलेशन वगैरह को लेके, एनआरसी और एनपीआर वगैरह को लेके। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ये मेरा अपना लॉजिक नहीं है, ये आर्टिकल के अंदर कहा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल ये बात बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक खास चीज है वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक सॉफ्टवेयर है और जिस सॉफ्टवेयर का नाम है स्वरूप, ठीक है। तो सरकार बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती है और उसके ऊपर काम भी कर रही है। इस स्वरूप सॉफ्टवेयर से होगा क्या, जब भी कोई भी बच्चा पैदा होगा, ठीक है, या फिर वो जब 18 साल का हो जाएगा, बच्चा पैदा होते ही ऑटोमेटिक ई स्वरूप नाम है बेसिकली उसका, ई स्वरूप, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम ई स्वरूप है। इसमें होगा क्या, बच्चा पैदा होते ही ऑटोमेटिकली हमारा जो रजिस्टर है, पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके अंदर उसकी अपडेट हो जाएगा। अगर किसी की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर वो बच्चा 18 साल का होता है तो ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल के अंदर उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें इसके अंदर होंगी। तो रियल टाइम हम लोग अपडेट कर सकते हैं डेटा को। तो हमारे पास अभी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969, तो इसके अंदर सरकार को चेंज करना चाहती है बेसिकली इस ई स्वरूप को इंक्लूड करने के लिए। तो कुछ बातें इन्होंने बस इसे घुमा फिरा के यहीं पे बोला हुआ है और बाकी सब फालतू चीजें हैं। मैंने आपके लिए जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें यहाँ पे डाल दी हैं, आप थोड़ा देख सकते हो। द डिकेनियल का मतलब होता है हर 10 साल में। द डिकेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करता है। 1951 तक जो है सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन द एड हॉक बेसिस, मतलब एड हॉक का मतलब टेम्परेरी बेसिस पे होता है, लेकिन अभी वो परमानेंट है। तो हम लोगों ने 1948 में सेंसस एक्ट बनाया था और द बिल फॉर द एक्ट वाज पायलटेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस एक्ट को पूरी तरह से डिजाइन किया था, इसको प्रपोज किया था, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है सीरियल नंबर 69 में जो है जो 7th शेड्यूल में बात करता है उसके अंदर इसको लाया गया है। 7th शेड्यूल किसकी बात करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 7th शेड्यूल जो है सर इस चीज के बारे में बात करता है, राइट। ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया है 800-600 BC में पॉपुलेशन सेंसस के बारे में बात कही गई है। आईने अकबरी के अंदर भी पॉपुलेशन सेंसस की बात कही गई है, इंडस्ट्री और वेल्थ के बारे में बात किया गया है। उसके अलावा 1830 के अंदर ढाका में सबसे पहले जो है हेनरी वोल्टर ने पॉपुलेशन सेंसस करवाया था, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था। दूसरा जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था वो 1936 में करवाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर के द्वारा, ठीक है। ये भी ऑल इंडिया नहीं था। ऑल इंडिया जो पहला सेंसस करवाया गया था वो 1881 के अंदर करवाया गया था। इट लेड मेन एम्फोसिस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। कश्मीर को छोड़ के और फ्रेंच और पुर्तगीज जो कॉलोनी हुआ करती थी उनको छोड़ के बाकी सारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर करवाया गया था। एक तो ये बात हो गई। आपसे मैं यहाँ पे क्या सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए कि इंडिया में पहला कास्ट सेंसस कब हुआ था। हिंट दे देता हूं, ब्रिटिशर्स के टाइम में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं, घुमा फिरा के जो है वही सारी चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों ने शायद डिस्कस सभी कर लिया है सब कुछ। आरबीआई रुपी ट्रेड, पॉपुलेशन रिपोर्ट, पॉपुलेशन सेंसस, यूरो डॉलर, एमसीक्यूज आपको दे दिया हम लोगों ने। तो आई थिंक सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप एनालिसिस देखते हो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका एक कमेंट एटलीस्ट चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एस्पिरेंट है जो सीरियस एस्पिरेंट हैं और एनालिसिस को डेली देखते हैं। और डेली देखा करो, पूरा एनालिसिस देखा करो, ठीक है। एक दो टॉपिक देखने से कुछ होता नहीं है, हमारा खाम का टाइम वेस्टेज होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग तभी बनती है जब आप डेली बेसिस पे देखते हो। तो आप सुबह सुबह एनालिसिस देखा करो, पूरे दिन भर का आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको दुनियादारी के बारे में पता चलेगा। हाँ, बहुत मजबूरी हो तो आप दोपहर को शाम को देख सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो सुबह सुबह आप देखा करो। एक जगह बैठ के देखने की जरूरत भी नहीं है, आराम से ईयरफोन लगाइए, आप आराम से खाना वाना खाइए, काम करते रहिए, एनालिसिस को सुनते रहिए। आपका वैसे एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, राइट। लेकिन डेली प्रैक्टिस बनाओ इसको।
ठीक है। हो सकता है कभी कभी एनालिसिस के अंदर टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत मजेदार होते हैं, कभी कभी उतने मजेदार टॉपिक आते नहीं हैं, लेकिन यूपीएससी मजे लेने का टॉपिक का एग्जाम नहीं है भैया, मजे नहीं लेने होते हैं यहाँ पे लीक सीखना होता है, लर्निंग करनी होती है, और लर्निंग कभी कभी आसान होती है, ज्यादातर तो टफ होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो इस टफ जर्नी को भी हम लोग आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।